सामने एक क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है, हाँ, एक प्लेयर ने, बैट्समैन ने हिट करी, तो वो आपको वेव नेचर क्यों नहीं दिखाती? सवाल है ना। साउंड का तो वेव नेचर आपको समझ में आता है ना डेली लाइफ कि साउंड इज अ वेव, या आपको पार्टिकल जैसा लगता नहीं ना? इट गिव्स यू अ फील ऑफ वेव। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जाने कितने लोगों को सुनाई दे रहा है, इस रूम में 2-4 बच्चे बैठे हैं उनको भी सुनाई दे रहा है, राइट? आजू बाजू में बाहर कुछ बच्चे बैठे होंगे उनको भी सुनाई दे रहा होगा, आपको भी सुनाई दे रहा है। वेव है, स्प्रेड हो रही है, राइट? क्या आपको पता लगता है अरे देखो वो आ रही वेव? ऐसा तो नहीं लगता ना। नहीं, वेव इज अ स्प्रेड, तो इट गिव्स अस अ फील ऑफ वेव ऑन साउंड। तो फिर जो क्रिकेट बॉल है वो आपको वेव का फील क्यों नहीं देती? भाई क्रिकेट बॉल तो सीधी जा रही है ना, वो तो पार्टिकल की तरह जा रही है ना। ऐसा तो नहीं यहाँ से मैंने हिट किया सारे प्लेयर्स को, या जितने भी इसमें बैठे हुए लोग, किसको, कहाँ पे, पवेलियन में जितने लोग बैठे हैं वो सबके पास बॉल पहुंच गई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो वो वेव की फील नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे रहा भाई? उसका भी तो वेवलेंथ होगा। उस एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, उसका कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो वेवलेंथ है इनके हिसाब से, डी ब्रॉय के हिसाब से कुछ वेवलेंथ है, तो वेव की फील क्यों नहीं दे रहा? तो आज देखते हैं क्यों वेव की फील नहीं देता। तो हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस कॉन्सेप्ट का, मैटर वेव्स का, हमारे डेली लाइफ में क्या आता है। तो डेली लाइफ में नहीं नजर आएगा आपको। क्यों नजर नहीं आएगा वो देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल हो गया, अगर सीजन बॉल होगा, समझो मास इज 250 ग्राम, लेट अस अज्यूम 250 ग्राम का बॉल है, ठीक है। क्रिकेटर बैट्समैन ने हिट किया, बड़ी स्पीड से हिट किया, कितने स्पीड से, समझो 50 मीटर पर सेकंड से हिट किया, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0.25, 60 कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, बाकी इतना रियलिस्टिक नहीं, 60 मीटर पर सेकंड से नहीं होता। 250.25 इंटू 60, 15 kg मीटर पर सेकंड। तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? h अपॉन पी, तो h is 6.63 into 10⁻⁻34 अपॉन पी, पी इज व्हाट 15। तो 6.6 पकड़ने तो कितना जाए? 0.44 समथिंग माइनस 34, 4.4 into 10⁻⁻35 meter. This is such a small wavelength that we cannot measure it, or neither we can observe its wave character. इसके वेव नेचर को आप किसी भी तरह से डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू मेजर सच स्मॉल वेवलेंथ और ऑब्जर्व द स्मॉल वेवलेंथ। लाइट ही आपको कितनी वेवलेंथ होती है? 10⁻⁻6 मीटर, ये लाइट की है। और कहाँ है इसकी? देखो 10⁻⁻35। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही पार्टिकल नेचर स्ट्रांग रहेगा। है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, बट आपके लिए, राइट, उसका वेव नेचर ऑब्जर्वेबल नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आप इतनी छोटी वेव्स को समझ ही नहीं सकते, इतनी छोटी वेवलेंथ की वेव को समझ ही नहीं सकते। ट्राई टू इमेजिन 10⁻⁻6 मीटर कितना छोटा होता है। 1 मिलीमीटर देखा आपने? स्केल का सबसे छोटा डिवीजन जो है दैट इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 1000th पार्ट जो है, मतलब 10 पार्ट में डिवाइड करो, फिर एक पार्ट को फिर से 10 में डिवाइड करो, फिर जो एक आया उसको फिर से 10 में डिवाइड करो, तो जाके वो 10⁻⁻6 है। कितने ऐसे छोटे डिवीजन करोगे तब जाके? ये मेजरमेंट हमको आती नहीं, ये मेजर ही नहीं कर सकते। इतनी छोटी लेंथ ही हम मेजर करने का सोच ही नहीं सकते। आ रही बात समझ में? तो ये जो वेवलेंथ है, ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, आपके सामने से एक एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड जा रही है, तो उनका मोमेंटम सब इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा है पी का वैल्यू, कि लैम्डा का मतलब वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है, वेव कैरेक्टर उसका ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। आ रहा समझ में? yes. लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स उठा लो, लेट अस चूज अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक, तो भले बड़ी स्पीड से चल रहा हो तो भी उसका मोमेंटम में कुछ खास दम नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, लेट अस चूज एन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन चूज कर लो, तो इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 into 10⁻31 kg. Now if it is moving with 1% speed of light, 10�6 या 10�7 भी ले लिया आपने मीटर पर सेकेंड, इतनी हाई स्पीड से भी चल रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा h/p, राइट? तो h is what? 6.63 into 10⁻34, 9.1 into 10⁻24. तो ये हो गया 20/3, 20/6/9 ही कर लो, छोड़िए जस्ट 0.7 पकड़ सकते इंटू 10⁻10, तो 0.7 एंगस्ट्रॉम. इतना तो हम हैंडल कर लेंगे, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिनका मास बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो इवन इफ दे ट्रैवल विद वेरी हाई वेलोसिटी, इनका मोमेंटम उसी रेंज में रहता है कि उनसे एसोसिएटेड जो वेव कैरेक्टर है आप स्टडी कर सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व इट, राइट? 0.7 एंगस्ट्रॉम इज मैनेजेबल फॉर अस, बट 10⁻34 मीटर ये वेवलेंथ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कम से कम आज तो. वैसे तो बुक्स में लिखा हुआ कभी भी नहीं कर पाएंगे, बट कम से कम आज तो मैं बोल ही सकता हूँ कि नहीं कर पाएंगे. आर्यवाचन में तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? -24. सो जो डेली लाइफ है उसमें हम जो पार्टिकल्स चल रहे हैं उनका वेव कैरेक्टर कभी मेजर नहीं कर पाएंगे, बट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब की हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं. ओके, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल का जो वेव कैरेक्टर आप स्टडी कर सकते हो, राइट? हेलो, यस सर. तो बीच में रिस्पॉन्स देते रहा करो. हाँ ना, अगर वेव्स का क्लासिफिकेशन पे जाऊं तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. 3 टाइप की वेव्स मैंने बताई थी आपको. वन वाज मैकेनिकल वेव्स, राइट, which require material medium for their propagation. Sound wave is an example of it, right? Vacuum they cannot travel. Then we had studied electromagnetic wave, right, which is oscillating electric and magnetic field, which we have discussed a little in the same chapter. तो अब ये तीसरी टाइप की वेव आ गई, मैटर वेव, नहीं? तो ये टोटल क्लासिफिकेशन मतलब मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स है. 3 टाइप की वेव्स होती हैं. जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ी हैं मैकेनिकल वेव्स, फिजिक्स में इस साल पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स वापस से. साउंड, रिपल्स, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग्स, these all are example of mechanical waves. Then we have electromagnetic waves, light, radio waves, microwaves. These all are examples of electromagnetic waves. They are oscillating electric and magnetic field. Now this is third kind of wave, matter wave. ये एकदम ही अलग है. This is wave associated with moving particles, right? Anything which carries some momentum can be associated with a kind of wave. That wave is known as de Broglie wave or matter wave. Okay. Now, naturally, they are very different things. Electromagnetic wave is different from matter wave, right? So, electromagnetic wave versus matter wave, अगर मैं points की बात करूं, right? तो जैसे पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? दे हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. वेयर एज मैटर वेव्स में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो चार्ज पार्टिकल तो इन्वॉल्व है ही है, और जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा.
बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर न्यूट्रल पार्टिकल भी चलेगा तो भी, एक न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन जब चलेगा ना, मूव करेगा, वो तो न्यूट्रल पार्टिकल है, राइट? तो वहां पे भी मैटर वेव्स आएंगे। तो मैंने तो आपको क्लेम करके बता दिया कि क्रिकेट बॉल है, उसकी उससे भी एसोसिएटेड है मैटर वेव, राइट? कई बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मूव कर रहा है तो करंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड है। बट नहीं, ऐसा नहीं। मैटर वेव्स आर डिफरेंट। मैटर वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेन देन नहीं है। सारी बात समझ में? ये न्यूट्रॉन के लिए भी डिफाइंड है, ये आपके बाइक के लिए भी डिफाइंड है, ये जीप के लिए भी डिफाइंड है, सबके लिए डिफाइंड है। ओके? यस। देन जैसे ये एमिट होती हैं, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड। ये सोर्स है, इससे एमिट होती हैं। यहाँ पे एमिशन का कोई चक्कर ही नहीं। ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल चल रहा है, बस इसका जो वेव है उसके साथ ही चल रहा है, इसमें से वेव निकल जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, they originate from the source and they get detached from the source and travel in all the possible directions, right? But जो matter wave है, that does not get detached with the moving object, वो particle के साथ ही चलती है। आ रही बात समझ में? हेलो? यस। इसका वेवलेंथ अगर आपको मेजर करना है तो c by फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ है वो c बाय फ्रीक्वेंसी है। स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी। बट मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है उसमें फ्रीक्वेंसी कोई पिक्चर में ही नहीं है। वो कहाँ से मेजर होती है? h बाय p से। ठीक है? यस सर। हेलो? देन नेचुरली इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट, राइट? स्पीड इज c। इनका स्पीड लेस देन c, लाइट के स्पीड से तो कम होता है। आ रही बात समझ में? तो मैटर वेव्स होती हैं उतनी तेज से नहीं चलेंगे, राइट? देन नेक्स्ट है they can travel in vacuum, they can travel in vacuum, बट यहाँ पे वैक्यूम का कल्चर नहीं भाई। ये तो जो पार्टिकल है वही कैरी करके लेके जा रहा है। ये पार्टिकल जा रहा है, मैटर वेव भी जा रही, तो इसमें वैक्यूम का तो फंडा ही नहीं। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकती। ठीक है? यस। यस सर। ना एक छोटा सा टॉपिक, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, बट अपने आपके बुक्स में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पता नहीं आप डाइजेस्ट कर पाओगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर लेता हूँ आप कर लोगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में V वोल्ट्स के अक्रॉस अगर एक्सेलरेट किया है, V वोल्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो V वोल्ट के से एक्सेलरेट किया, स्पीड अप किया है, तो V वोल्ट से एक्सेलरेट होने के बाद उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो V वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसकी वजह से जो मोमेंटम डेवलप होगा, उसकी वजह से जो वेवलेंथ मैटर वेव की बनेगी, वो मेजर करना है, राइट? तो हमें क्या टॉपिक है? टॉपिक कुछ है। हाँ, उसके पास मतलब पहले से वो कुछ वोल्टेज था, फिर उसके बाद हमने उसे और वोल्टेज दे दिया। ना बेटा, वोल्टेज किसी के पास नहीं था बेटा, उसके पास चार्ज था। मतलब उसके पास पहले से चार्ज था, हमने उसको और चार्ज दे दिया। और चार्ज नहीं दिया बेटा। देख क्या है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा ना। ठीक है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, 12th में डिटेल में पढ़ पाओगे आप। दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज। जैसे आप सेल लाते हो मार्केट से सेल लाते हो, ये दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो नहीं सर, मैं वो ठीक से स्टेट नहीं कर पा रहा वो अपना क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता है कि दो उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच को वोल्टेज बोलते हैं, वो नहीं बोल रहा सर। मैं बोल रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था पहले से,
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था, उस चार्ज की वजह से हमने उसको एक्सेलरेट कराया। अगर चार्ज नहीं होता तो अगर मैं न्यूट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता तो चलता ही नहीं, वो चुपचाप बैठा रहता। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, राइट? तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है तो वो इधर भागना शुरू करेगा फोर्स की वजह से, राइट? तो वो उधर भागना चालू हुआ। तो तो टॉपिक जो है वो ये है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated through V वोल्ट्स के अक्रॉस एक्सेलरेट किया है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन की मतलब स्पीड आएगी, मोमेंटम आएगा, उसकी वजह से जो वेवलेंथ है वो मेजर करना है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं, बस ये आपको मान लेना है फिलहाल। वोलेसिटी कहाँ से लेके आए? V वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज का डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपने 10th में थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो ये स्टेटमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और V वोल्ट है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, तो उसकी एनर्जी जो है E इंटू वी होगी, राइट? और ये एनर्जी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बन के रिफ्लेक्ट होगी, तो हाफ mv² EV, ठीक है? तो V वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी? 2ev, ये वोल्टेज वाला है, ये स्पीड वाला है, अपॉन m का स्क्वायर ना। लैम्डा कितना होता है मैटर वेव का जो वेवलेंथ है, तो h/p m इंटू वी, तो h/m इंटू रूट ऑफ m अपॉन 2ev, ये वोल्टेज वाला भी। तो एक फॉर्मूला बनता सा दिखेगा आपको, वोल्टेज हर बार अलग होगा तो वोल्टेज छोड़ देता हूं मैं, बाकी h अपॉन रूट ऑफ 2me और 1/√v, ये अलग कर देता हूं। ये वोल्टेज हर बार क्वेश्चन में अलग दिया होगा, बाकी सारे कांस्टेंट। h इज अ कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2e सब कांस्टेंट, राइट? ये हम अंदर ले लिया, तो ऐसा है। वैल्यूज डाल दो, 6.63 इंटू 10⁻³ अपॉन रूट ऑफ 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31, 1.6 इंटू 10⁻19, 1/√ ऑफ v, वोल्टेज है। ये हो गया आपका कितना? -50 बार -25 ऊपर गया, -9 हो गया, 6.63 अपॉन 9 2 से 18, 18 इंटू 16 है 2.88 हो गया, तो कितना हो गया? 2.18, 1.7 पकड़ लो इसको, 2.8 नहीं इसका इंटू 10, सो 17 का स्क्वायर रूट। कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। 9 2 से 18, अरे 9 2 से 18, 28.8 आया, तो 28.8 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5.4 के आसपास कुछ आएगा ना। ये सब कैलकुलेट करके लास्ट में जो आंसर आता दैट इज 12.27 अपॉन रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट? नेक्स्ट ईयर फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस भी रहेगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम वेव नेचर पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर टॉपिक है। अभी फिलहाल आप ये मान लो। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 10 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, तो उसकी डिब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है। तो लैम्डा हो गया आपका 12.27 अपॉन, अगर 100 वोल्ट रखा तो अपॉन 100 कर, तो 100 से √2 तो 10, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम, राइट? एग्जाम्पल है फॉर इलेक्ट्रॉन accelerated by
100 volts, accelerated by 100 volts. तो वेवलेंथ कितनी बन जाती है उसकी 12.27 अपॉन रूट 100 दैट इज 10, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, क्लियर है? Yes. तो ये हो गया आपका एक और टॉपिक ना। लास्ट इज derivation of Bohr's second postulate, second postulate, right? या सेकंड हटा देते हैं, बोर्स पोस्टुलेट कर देते हैं, ठीक है। सो बोर ने एक असम्पशन माना था जिसके बेसिस पे उसने अपना मॉडल डिफाइन किया था, ठीक। दो वो असम्पशन उस टाइम में जबरदस्ती ऐसी चीज थी, राइट, बट बाद में डी ब्रॉय थ्योरी के हिसाब से, डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन के हिसाब से उसको प्रूफ किया गया कि यस he was logical in saying this, though उसके पास नॉट लॉजिकल, उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट ही सेड करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा वाला? एंगुलर मोमेंटम वाला। उसने बोला था एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, ठीक। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का MVR कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, उसको डेफिनेट वैल्यूज ही लेनी पड़ेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपने थोड़ा सा अगर रिलेट किया होगा ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सो उसने बोला था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्यों क्वांटाइज है ये उसको भी नहीं मालूम, बस उसने क्लेम किया था कि जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, और इसकी वैल्यू भी उसने लिखी थी NH/2π। वो कहाँ से आई, क्या आई, नहीं, आई बिलीव उसने ये वैल्यू नहीं लिखी थी, ये वैल्यू तो इस प्रूफ के बाद आई NH/2π, राइट। फिर बाद में रिवर्स कैलकुलेशन से आप सारी चीज उसकी प्रूफ कर सकते हो। तो उसने बोला एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज नॉट कंटिन्यूस, या किसी कोई भी वैल्यू ऐसा एज्यूम नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की कुछ डेफिनेट वैल्यूज होंगी, यही वैल्यू। क्या लॉजिक हो गया वही देखते हैं। ये स्ट्रिंग है टाइड एट टू एंड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करता है नहीं करता? ऑसिलेट करता है। गिटार में सबने देखा, सेंटर से प्लग किया, सेंटर से प्लग करते हो तो ऐसे ऑसिलेट करता है। कभी इसको ऐसे ऑसिलेट होते हुए देखा है? ऐसा ऑसिलेट होता है, ऐसा एक साथ गया फिर ऊपर, ऐसा ऑसिलेट करता है देखा कभी? घर में एक छोटी सी रस्सी होगी, एक विंडो में बांध देना और ऐसे ऑसिलेट करके देखना, ऐसे 2 लूप बन जाते हैं, नहीं। कभी उसकी स्पीड बढ़ा के देखना, फ्रीक्वेंसी देखना, 3 लूप बन जाएंगे। आप और फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखना, 4 लूप बन जाएंगे। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाते हैं। हेलो, Yes, sir. तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाते हैं। बट कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो टाइड एट बोथ द एंड्स है, टाइड एट बोथ द एंड्स, वो ऐसा ऑसिलेट करे, ऐसा ऑसिलेट करे? कहां से ये एंड कहां जाएगा? या तो इसमें आधी वेव बनेगी, ये जाना और आना ले लो, अगर ये जाना ये आना, समझो ऐसे गई, ऐसे नहीं जाके समझो, ऐसे मतलब वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। या तो फिर ऐसी एक वेव फिर रिटर्न एक वेव, ऐसे बनेगी। या तो 1.5 वेव गई, 1.5 वेव आई, नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ऐसा कह दूं कि ऐसा होना वाला नहीं है कि अगर ये वेव इस राउंड पे चलनी होती तो या तो ऐसी लौट के नहीं आनी, ऐसे राउंड पे जानी, तो ऐसे गई और ऐसे आई, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। तो इस सर्कल पे एक वेव बनती थी पूरी, राइट। इस सर्कल पे एक वेव बनती थी, या तो फिर 2 वेव्स बनती थी। कैसे? दो वेव नहीं, ऐसा मैं रिंग को ऐसा इमेजिन कर दूं कि राउंड है, तो उसको रिटर्न आने की जरूरत नहीं है,
तो या तो एक वेव बनती थी या दो वेव बनती थी या तीन बनती थी या चार बनती थी। अगर मैं इसको खोल दूं सीधा करके ऐसा ज्वाइन कर दूं तो तीन वेव बनेगी, चार वेव बनेंगी, ऐसा होगा। लॉजिकल लग रहा है? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा सर। ओके, ये वाला पहला वाला पार्ट लॉजिकल लग रहा है आपको? ये वाला? यस सर। ये स्टेशनरी वेव में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, कि इसके अंदर स्टेशनरी वेव सेट हो जाती हैं सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन दैट नोड्स आर फॉर्म्ड एट एंड्स, और बीच में या तो एक एंटी नोड बनेगा या दो बनेंगे। और ये तो आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक अच्छी सी रस्सी लो या कपड़े सुखाने के लिए कोई वायर होगी, उसको देखो ऐसा ऑसिलेट कराना, तो थोड़ी देर में ऐसे लूप्स बन जाते हैं। मैं इनको लूप्स बोलते हैं। एक लूप का लेंथ होता है हाफ द वेव लेंथ, ये पूरी एक वेव कहलाती है। ये आधी वेव, ये आधी वेव, तो ये पूरी एक वेव होगी। तो ये कन्विंसिंग लग रहा है आपको? बाकी फिजिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अब होता क्या है, मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो चीज है ये थोड़ा सा आपको कन्विंसिंग कम लगेगा। अगर ये रस्सी सीधी होती, इनफिनिट लेंथ की होती, तो ये रिटर्न नहीं आता, ये रुक जाती, यहाँ पे एंड हो जाता है, इसके लिए वो रिटर्न आता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। अगर इसके पास स्कोप होता और आगे जाने का तो ये चीज आगे चली जाती, तो थोड़ी देर के बाद शेप उसका कुछ ऐसा हो जाता है। फिर और अगर आगे ले जा पाते आप तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा। मानते हो? यस सर। ये कन्विंसिंग लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ इमेजिन करो देयर वाज अ स्ट्रिंग सर्कुलर इन शेप, ऐसा स्ट्रिंग होती, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं इसका अगला रिलेशन दिखाऊंगा आपको। अगर ऐसा होती तो इसको अगर मैं खोल दूं ऐसा, तो ये ऐसे जाती, ये हो गया आपका, और ये ऐसा होता ऐसा। एक पूरी वेव ऐसा अगर मैं ओपन कर दूं, ये इसको पहले मैंने ओपन कर दिया, ऐसा हो गया, और ये जो रस्सी है इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने, सर्कल बना दिया। ये आपको इमेजिन करने बोल रहा हूँ। इसको अगर ओपन कर दो आप तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा, और ये वाला पार्ट इधर घुमा दो, ऐसा दिखाई देगा। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। अब ये जो रस्सी है इमेजिन कर लो कि ऐसे राउंड होती है ऐसे, तो वो कैसा नजर आता है आपको? यहाँ 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 चार, ये क्रेस्ट, ये सॉरी ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ऐसा, या तो ऐसा ऐसा फिगर आपको बुक में बना हुआ दिखेगा। अभी भी नहीं लग रहा है? ऐसा मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे हो? यस सर। हाँ, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना था, नहीं तो फिर रह जाएगा, रह ही गया। चलो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। हाँ, बताओ।